मेरी कौन सी फ़िल्म आ रही है कि मैं उसका प्रमोशन करने के लिए या खुद का प्रमोशन करने के लिए। ऐसा तो कोई मेरी फ़िल्म नहीं है कि मैं उसके प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ ये सब। नहीं, मुझे किसी भी से प्रमोशन की उम्मीद नहीं है ना। मैं ये चाहता हूँ कि कोई स्टार मेरा प्रमोशन करे। एक राइटर जब गाना लिखता है तो सबसे पहले उसको गाने वाला वो राइटर ही होता है। एक स्टार को मैंने देखा था प्रमोशन करते हुए आज़ाद जी का, कि ये इनका पहला गाना है और इसके बाद से अब ये गाएगा नहीं, पहला और आखिरी गाना है। पवन जी को छोड़कर, पवन जी को तो पता ही है कि उनके पास फॉर्चूनर है। वो अब तक का बताएं जो इधर बीच हैं लोग। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। दोस्तों, आज मेरे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं भोजपुरी सिनेमा के, मैं इन्हें म्यूजिक सम्राट कहता हूं, आशीष वर्मा जी। कैसे हैं आप? नमस्कार, देशी भारत देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अच्छा हूँ धर्म जी। आज आखिरकार मैं आपको बताऊं कि काफ़ी काम करने के बाद बनारस से मुंबई की धरती पर इस समय आशीष वर्मा विराजमान हैं। क्या वजह है, क्यों यहाँ आए हैं, ये तो आप ही बताएंगे। एक्चुअली हम लोगों के आदर्श और बड़े भाई मनोज टाइगर जी के थ्रू एक टीम तैयार हुई, मिनी लाइव स्टूडियोज़ करके। उसका एक पार्ट मैं भी हूँ, जिसमें मुझे आमंत्रित किया भैया ने कि नहीं, आज महाशिवरात्रि के दिन आपको आना है और पूजा पाठ में शामिल होना है। और बिकॉज़ हम लोग एक टीम भी हैं, तो मैंने उनके साथ फिल्में भी करी हैं, 2-3 फिल्में करी हुई अभी टेबल पे हैं। तो उस दौरान और ज़्यादा हम लोगों ने इस प्लान को अच्छा बनाया और आज आप देख रहे हैं, आज इसका इनॉग्रेशन हो चुका है और सभी लोग छुटे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताएं कि बताशा चाचा के नाम से मशहूर भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज एक्टर हैं, दिग्गज कॉमेडियन हैं और एक अब बहुत ही बेहतरीन निर्देशक भी हो चुके हैं मिस्टर मनोज सिंह टाइगर साहब, जिनका स्टूडियो जहां पर एज ए गेस्ट आशीष वर्मा जी आए हुए हैं। देखिए, जब ये आए हैं तो इनसे बातें भी बहुत ज़्यादा करनी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखिए, मैं आपसे ना शुरुआत ही इस सवाल के साथ करना चाहता हूँ आशीष भैया। हाल ही में पवन जी और खेसारी जी का जो कोल्ड वार हुआ था, एक दूसरे को लगातार स्टेज पर आकर चीज़ें, आप भी बीच में लाइव आ गए और आपने भी बाकायदा आकर के अपने सिंगरों का साथ समर्थन लिया। कई लोगों ने आप पर आरोप ये लगाया कि बहती गंगा में आपने अपने हाथ धोए हैं, अपना खुद का प्रमोशन किया है, लाइव आने की ज़रूरत नहीं थी। आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जवाब में? मेरी कौन सी फ़िल्म आ रही है कि मैं उसका प्रमोशन करने के लिए या खुद का प्रमोशन करने के लिए। ऐसा तो कोई मेरी फ़िल्म नहीं है कि मैं उसके प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ ये सब। कुछ लोग ऐसे बेमतलब की बातें करते हैं कि नहीं, वो इसके लिए लाइव आ रहे हैं, उसके लिए लाइव आ रहे हैं। बट इंडस्ट्री का एक हिस्सा होने के नाते अगर आपको जो भी समझ में आता है तो उसको आपको अपने तरीके से बात को रखनी चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? काफ़ी लोग आपके दुश्मन भी हुए, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन हम पब्लिक को ही जानते हैं। वही आशीर्वाद देती है और वही जूते मारती है। तो वो आपसी दोस्ती दुश्मनी तो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि, या मेरी सोच है कि पब्लिकली जो कनेक्शन है वो बुरे नहीं होने चाहिए आपके। और एक बहुत बड़ा विवाद आज की तारीख में जो है सिनेमा को लेकर और एल्बम को लेकर हो रहा है। इंडस्ट्री दो भागों में बढ़ चुकी है और ये झगड़ा जो हम जिस झगड़े के लिए बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में आएगा या मैं आ गया नंबर 1 नंबर 2 को लेकर ही है। ठीक है, आपको लगता है कि दो विभागों में बढ़ चुकी है सिनेमा? नहीं, विभाग तो दोनों अलग अलग हैं आज भी, लेकिन पहले नहीं था ये चीज़, और जो कि अब हो चुका है ये। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि कोई भी हमारा स्टार, कुछ लोगों को छोड़ करके हमारा कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जो एल्बम से नहीं आया है। तो एल्बम इंडस्ट्री उसकी माँ है और फिल्म इंडस्ट्री उसका पिता है। तो इन दोनों को जोड़ करके चलना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि सपोज दैट मैं आज एक एल्बम इंडस्ट्री से एक इस्टेब्लिश म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ या कुछ भी हूँ, कल को फिर सिनेमा इंडस्ट्री में भी मैं अगर बड़ा काम करता हूँ तो मैं बोलूँ कि नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मेरे लिए बहुत छोटा काम है। तो ये चीज़ें गलत है। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत बार आपको भी भुगतान करना पड़ा है क्योंकि आप एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, अच्छा गाते भी हैं, अचानक से आपने एक्टिंग भी करना शुरू कर दी। आपके ही वो सुपरस्टार कलाकार जिनको आपने अच्छे अच्छे गाने देकर सुपरस्टार बनाया है, उन लोगों ने ही आपका न केवल प्रमोशन तो किया ही नहीं है और उनको अच्छा भी नहीं लगा कि एज ए एक्टर। तो किस तरीके से आपने देखा, दुख तो बहुत हुआ होगा। नहीं, मुझे किसी भी से प्रमोशन की उम्मीद नहीं है ना। मैं ये चाहता हूँ कि कोई स्टार मेरा प्रमोशन करे, लेकिन कहीं नहीं मिला तो कहीं कुछ स्टारों से मिला भी है और उनके लिए धन्यवाद। और जो करते हैं उनको पता भी है, जो नहीं करते हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि एक ही
एक ही इंसान हमेशा नहीं रहता, कल वो हैं, कल परसों कोई दूसरा आएगा, आज मैं हूँ, मेरे पीछे कोई आएगा। तो ये क्रम लगा हुआ है, ये मेरा मतलब कह लें कि मैं जितना अच्छा कर सकूं, जब तक मैं हूं जितना अच्छा कर सकूं और जितने लोगों के लिए कर सकूं, यही भाव होना चाहिए। अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं यहाँ बात करूँ अगर राइटरों की, जैसे कि राइटर आजाद सिंह हैं, और आजाद सिंह आज की तारीख में सिंगर भी हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने लाइव आकर ये कहा कि मैं सिंगर बना, मेरे खिलाफ लोग साजिश रच रहे हैं, मेरा गाना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एज ए सिंगर अपना नहीं रहे हैं। आप आजाद सिंह को एज ए सिंगर देखना चाहते हो? हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ। एक राइटर जब गाना लिखता है तो सबसे पहले उसको गाने वाला वो राइटर ही होता है। भले वो बाथरूम में गाए या अपने जहाँ ऑफिस है उसका वहाँ गाए, उसको कुछ न कुछ वो करता है, पहले उसको वही गाता है। पब्लिकली ये थिंकिंग बना दी गई है कि नहीं, जो राइटर है वो सिर्फ गाना लिखता है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो सिर्फ म्यूज़िक बनाता है, वो एक्टिंग नहीं कर सकता, वो सिंगिंग नहीं कर सकता। तो ये रॉन्ग थिंग्स हैं लोगों की, और ये कुछ ही लोग हैं जो इसको मेंटेन करके रखे हुए हैं कि नहीं ये राइटर हैं, ये थोड़ी गाते हैं, ये फलाने ये थोड़ी गाते हैं। जैसे कि एक स्टार को मैंने देखा था प्रमोशन करते हुए आज़ाद जी का, कि ये इनका पहला गाना है और इसके बाद से अब ये गाएगा नहीं, पहला और आखिरी गाना है। तो वो झलक पता चल जाती है कि आप प्रमोशन कर रहे हो या लोगों को समझा रहे हो कि ऐसे ही शौक में इन्होंने गा दिया, अब इसके बाद ये नहीं। इनको मैं मत समझ पा रहा हूँ, आपकी सुपरस्टार की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप बेबाक बातें कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके बोल जाने के बाद में आपको भी लोग घेरना शुरू कर लेते हैं? जैसे कि एक आपका ही मैं मुद्दा बताऊं, आपने कहा कि भाई एक कोई मुझे ऐसा राइटर बता दो जिसने कार खरीद ली हो। नहीं, फॉर्च्यूनर की बात थी। हाँ, मतलब मैं छोटा आदमी हूँ, फॉर्च्यूनर बड़ा नाम है सारा। नहीं, क्या 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 वो तो उसमें मुझे घेरा नहीं गया। मुझे पता था ऑलरेडी कि पवन जी के पास, जो पवन पांडे राइटर हैं, उनके पास ऑलरेडी फॉर्च्यूनर है। और जिस स्टार ने कहा था, जिन्होंने ये कहा था कि मेरा राइटर फॉर्च्यूनर से चलता है, उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे इंटरव्यू के 3 दिन बाद खरीद लेगा। तो मैं उन लोगों को घेर के चल रहा हूँ, उसमें से कोई आज तक नहीं निकला, पवन जी को छोड़कर। पवन जी को तो पता ही है कि उनके पास फॉर्च्यूनर है, वो अब तक का बताएं जो इधर बीच हैं लोग। नहीं, लेकिन अभी तो मैंने देखा कि यादव राज ने भी थार गाड़ी बुक की है, इसके बाद में और देखिए भविष्य में तो चार्टर्ड प्लेन से चलेंगे लोग। मैंने अभी बोला कि मेरे पास चार्टर्ड प्लेन है, मान लीजिए, तो मेरे पास चार्टर्ड प्लेन होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि मैं 1 हफ्ते बाद खरीद के आपको दिखाऊं, देखिए इंटरव्यू में मैंने बोला था ये चार्टर्ड प्लेन मेरा। तो बात करंट की है। चलिए, कम से कम आपके बोलने का फायदा तो हुआ, किसी को गाड़ी मिली नहीं। हाँ, ये है। हाँ और आपने ही चलन शुरू कर दिया कि भाई राइटरों के पास कार होनी जरूरी है। जरूरी है क्या आपको लगता है? भाई, इस पे थोड़ा सा इमोशनल मैं हो जाऊंगा। ये बात बहुत दिल को चुभती है कि बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले सिर्फ स्टार के क्यों, सिर्फ स्टार्स के क्यों? आपको गाना लिखता है वो राइटर है, वो कोने में बैठा है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। आपका म्यूज़िक बनाता है, वो भी कोने में नीचे बैठा, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। आप सबसे मिलते हो, लास्ट में उससे मिलते हो। तो यहाँ तक तो मैंने कुछ ऐसी पार्टियों में देखे हैं कि आपके खाने पीने की चीज़ें अलग हैं और उनके खाने पीने की चीज़ें अलग हैं। वाकई में ऐसा भी होता है मैंने पार्टियों में। देखा है, मैंने देखा है, और मैंने उस स्टार को परोसा भी है वही चीज़। दूसरे दिन एक पार्टी हो रही थी, उसमें सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइडेड थी। मैंने नेक्स्ट डे स्टार को बुलाया और अपने ऑफिस पे ही मैंने उसको किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? मैंने बोला कल आपकी पार्टी में ऐसा हो रहा था। नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो खुद उनको पता चला कि नहीं यार, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और वो तो मिस्टेक के भंडार कहे जाते हैं, तो उनसे मिस्टेक्स होती रहती हैं। मिस्टेक के भंडार कहे जाते हैं, मिस्टेक्स होती रहती है। तो उनकी जो मिस्टेक्स होती है उससे तकलीफ भी होती होगी क्या? ऐसा छीछा लेदर होता है इंडस्ट्री में? उनके पीठ पीछे ही चालू हो जाती है। हम ही कुछ गलत करेंगे, हमारे पीठ पीछे चालू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मैं जो है ना, ऊपर से नंबर 1 नहीं कभी बनना चाहता कि छीछा लेदर हो। नीचे से हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। और बाय मिस्टेक मुंह खुल जाना या ज़बान खुल जाना या कुछ एक्स्ट्रा बोल जाना सबसे होता है। बट खासकर पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ जो होता है ना, वो जानबूझ के चीज़ें होती हैं। हाँ तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि कल्लू को जानबूझकर घेरा गया? हाँ, वो विवाद का मुद्दा नहीं था, वो विवाद का मुद्दा नहीं था। उसमें उनको घेरा गया। और अगर बंदे ने माफ़ी मांग ली तो चलता है यार, हो गया बात,
आपके क्या यहाँ जरूरत थी नहीं FIR वगैरह दुनिया। हाँ, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर अभी देखा जाए तो मान लीजिए वो लाइव आकर के बोल रहे हैं तो खेसारी भैया ने भी तो गाया है कि सकेत पेनल छोड़ दे कल्लुआ के माई। कल्लू ने तो कभी FIR नहीं दर्ज किया। और हालांकि पर्सनली खेसारी भैया इज़्ज़त भी करते हैं कल्लू की बहुत, बाबा बाबा की, बाबा आप मेरे से पहले के स्टार हो। तो उन्हें लाइव आकर के ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये डबल फेस वाली बात हो जाती है कि नहीं, आप एक तरफ दूसरे तरीके से बात कर रहे हो, फिर लाइव आकर के आप दूसरा चेहरा दिखा रहे हो। और समाज की बात करेंगे आप तो इस सारे समाज में सिर्फ मान लीजिए कि अगर यादव बोल दिया तो आपको दिक्कत हो गई, चलो बाकी समाज का जो आप लोग अपने गानों के हिसाब से रेप करते आ रहे हो उसका क्या है? वो सारे समाज समाज नहीं है। ब्राह्मण समाज हो गया, क्षत्रिय समाज हो गया, स्वर्णकार समाज हो गया, कोई भी समाज हो, आपके जो भी गंदे गाने बजते हैं, चाहे हमारे, इनके, उनके, किसी के भी, तो उससे भी समाज आहत होता है। आपको पर्टिकुलर एक समाज पे नहीं सोचना चाहिए, सारे समाज को लेकर सोचना चाहिए। बिल्कुल। फिर ये अब चूंकि दोनों लाइव करके चले गए, एक ने माफी मांगी, दूसरे ने लाइव किया, मामला अभी तक गर्म है। अभी भी बबुआन, यादवान और जो फैंस है आपस में आज भी लड़ रहे हैं। तो अब आपको नहीं लगता है कि उसी सुपरस्टार को वापस से आकर के एक दूसरा लाइव देना चाहिए कि मामला खत्म हो गया भाई, लड़ो मत? देखिए, ये तो अब अपने सूझबूझ की बात है ना। हम कितना पढ़े हैं, हमें मैथ सॉल्व करने में कितना समय लगता है एक सवाल को निपटाने में। तो ये चीज़ आपकी भूमिका होनी चाहिए कि हम पिक्चर में, आप अपनी पिक्चर की तरह अपनी लाइफ को भी सोचो ना यार, कि हम शुरू में एक नॉर्मल इंसान पेश आते हैं स्क्रीन पे, फिर उसके बाद मेरा स्ट्रगल दिखता है, फाइट होती है, क्लाइमैक्स होता है, देन हैप्पी एंडिंग। तो ठीक है, ये कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको एक लिमिटेड टाइम दो, वो फिनिश करो उसको, क्योंकि इससे आपकी भी छवि खराब होती, सामने वाले की भी, और हमारे इंडस्ट्री की। बाई द वे, मान लीजिए मैंने कुछ लोगों को देखा, तमाम लोग हैं जो लाइव आ करके पर्टिकुलर समाज का गुणगान कर रहे हैं और फलाने को, किसी को भी बुरा भला कह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये तो यूट्यूब चैनल पे है ना, सोशल मीडिया पे है, ये बॉलीवुड भी का भी कोई व्यक्ति देख सकता है, तमिल का भी कोई व्यक्ति देख सकता है। तो इसके वजह से हमारी इंडस्ट्री ना, ये यही सब चीज़ें देख देख करके बहुत छोटी गिनी जाती है कि अरे यार ये सब आपस में लड़ते झड़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबों के ऊपर ध्यान ही देने लायक नहीं है, न इन सबों के साथ काम करने लायक है। क्योंकि पता चलेगा कि आज आप एज ए आर्टिस्ट किसी को साइन करोगे, पता चलेगा कि वो कभी स्टेज पे मराया है, उसका वीडियो लीक हो जाएगा, कभी कुछ किया है, उसका वीडियो आउट हो जाएगा, कुछ नहीं तो लाइव आकर के कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि वो लोग जोड़ नहीं पाएंगे। तो मैं खुद कहता हूँ कि नहीं, डिज़र्व नहीं करते लोग। आपके जो साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं बाहर वाले, वो आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी देखकर क्या कहते हैं? कभी कभी तो आपसे बातचीत करते होंगे कि यार आशीष क्या हो रहा है? मेरे से बातें होती रहती हैं, मेरे पर तो सबसे ज़्यादा मेरे रिश्तेदारों के ही फ़ोन आते हैं। अरे क्या हो गया, वो फलाने फलाने को गरिया दिए, ढिकाने ढिकाने को गरिया दिए, आपका भी इंटरव्यू देखा था लाइव, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें बस स्क्रीन स्क्रीन है, मीडिया टू मीडिया है, माउथ टॉक है बस। और इसको इतना ही समझें, इसको ज़्यादा सीरियस न लें, क्योंकि ऑल ओवरऑल इंडस्ट्री एक ही है और सारे लोग एक हैं। और आज नहीं तो कल सब एक साथ एक स्टेज पे हाथ मिलाते नमस्ते करते नजर आएंगे। ऐसे तो है, ये है, लेकिन जाते जाते आखिरी आपसे एक मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में आज की तारीख में सबसे बेहतर कौन सिंगर है, कौन स्टार है, कौन सुपरस्टार है, जो जिसको सच में ऐसे ही सुपरस्टार इसी तरह से रहना चाहिए? अगर मैं सामने से आपसे नाम पूछना चाहूँ, आपको लगता है अच्छा गाता है, अच्छा नेचर है, अच्छा बंदा है? नहीं, ऐसे तो मतलब मैं किसी एक को नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है और सब अच्छा गाते हैं, सबकी फ़ैन फॉलोइंग है। और इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए सब एक बराबर हैं और सबकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरा सब लोग फेवरेट हैं। फिर भी अगर नेचर वाइज कहा जाए तो भाई सबसे, मैं बताना चाहूँ, मुझे लगता है भैया दिनेश लाल यादव एकदम जेंटलमैन आदमी है। निरहुआ सर जो हैं वो बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं, बहुत सोच समझकर बातचीत करते हैं। आपने सिंगर पूछा तो इसलिए मैंने, वो तो सिंगर तो है ही है, वो ये तो तो सिंगर भी मेरे बड़े भाई और गुरु समान हैं। वो मुझे समय समय पे सजेस्ट करते रहते हैं, अपनी चीज़ें बताते रहते हैं, साथ में अपने मतलब उनको जब भी पता चला कि यार आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो, तो वो खुद मेरे को लेकर के प्लान करते हैं गाने। और अभी मैं जब बहुत जल्द होली का एक गाना आने वाला है जिसमें हम लोगों ने खूब मस्ती करी है, तो उसको भी देखने को मिलेगा लोगों को। तो वो तो मेरे मतलब आदर्श हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी ज़्यादा बात करते हुए। जाते जाते कैमरा आपका है, क्या कुछ कहेंगे? तमाम भोजपुरी दर्शक आपको सबसे काफ़ी मैं देर से यही कहना चाहूँगा कि
किसी भी बवाल को बस उसको मोबाइल तक ही रहने दें। आप लोग आपस में न लड़े भिड़ें, और कोविड का 3rd स्टेज है, आप लोग थोड़ा सा मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह का भी ध्यान दें। होली खूब खेलें, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच, आप बने रहें देसी भारत के साथ।